नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बार के नोबेल प्राइज की बात करें, फिजिक्स के नोबेल प्राइज की, तो उसका कनेक्शन भारत से भी जुड़ता है। भारत से इसका कनेक्शन कैसे जुड़ता है, किस वजह से हम ये बात कह रहे हैं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं एरीज नैनीताल से सीधे जुड़ रहे हैं अमितेश ओमर जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। अमितेश जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, इस बार का जो नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला है, 3 साइंटिस्ट को मिला है, ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए मिला है, लेकिन इसका कनेक्शन भारत से भी जुड़ता है। राय चौधरी इक्वेशन बोली जाती हैं जिनसे कहीं न कहीं कनेक्शन जुड़ता है। आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है? किन लोगों को ये नोबेल प्राइज मिला है? हाँ, इस बार का नोबेल प्राइज़ जैसा कि आपने सुना होगा कि ब्लैक होल फिजिक्स से रिलेटेड है। तो इस बार के नोबेल प्राइज़ के 2 हिस्से किए गए हैं। आधा हिस्सा रोजर पेनरोज़ को दिया गया है, जिन्होंने 1965 में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जिसमें कि ब्लैक होल थ्योरेटिकली एग्ज़िस्ट कर सकते हैं, बन सकते हैं, सिंगुलैरिटी के माध्यम से, उस बात को उन्होंने बताया था। दूसरा हिस्सा जो नोबेल प्राइज़ का दिया गया है इस बार का, वो है ऑब्ज़र्वेशनल, कि अपनी आकाशगंगा में जो एक सेंटर में, उसके केंद्र में एक ब्लैक होल है, जो माना जाता था, लेकिन उसका एक डायरेक्ट प्रूफ़, उसका प्रमाण ऑब्ज़र्वेशन के माध्यम से जो आया, वो सेकंड जो हिस्सा है, वो उन लोगों को रेनार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेस, इन दोनों लोगों को जॉइंट रूप से दिया गया है। अब बात आती है कि इसका कनेक्शन भारत से कैसे जुड़ता है। उसके लिए थोड़ा-सा समझने की ये ज़रूरत है कि ब्लैक होल एक बहुत ही रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं कहूँगा कि एस्ट्रोनॉमी में भी रहस्यमय ऑब्जेक्ट हैं, एस्ट्रोनॉमर्स के लिए भी एक प्रकार के रहस्यमय ऑब्जेक्ट हैं। आम जनता के लिए तो ये काफ़ी रहस्य वाले ऑलरेडी हैं ही, और इनको समझना दोनों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा, हालाँकि मैं इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना प्रयास करूँगा कि आम भाषा में इसको कैसे समझा जाए। तो देखिए, ब्लैक होल जैसा कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, ये तो काफ़ी समय से इस बात की एक कल्पना की गई थी कि अगर हम किसी भी बॉडी का, एक खगोलीय पिंड का द्रव्यमान बढ़ाते रहे, उसका मास बढ़ाते रहे, तो उसकी आखिर में लिमिट क्या होगी? अगर उसकी हम डेंसिटी बढ़ाते रहे, तो किस लिमिट तक उसकी हम डेंसिटी बढ़ा सकते हैं? तो इस प्रकार की जो परिकल्पनाएँ हैं, अवधारणाएँ हैं, वो काफ़ी समय से थी, पिछली 2 शताब्दी से मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएँगी। लेकिन ये कल्पना को एक मैथमेटिकल रूप देने की ज़रूरत होती है। जब भी हम फिज़िक्स में किसी थ्योरी की बात करते हैं, तो कल्पना से काम नहीं चलता है, कल्पना की आवश्यकता होती है, लेकिन जब तक उसका एक मैथमेटिकल प्रकार नहीं आएगा, मैथमेटिकल उसका एक फाउंडेशन नहीं होगा, वो थ्योरी आगे बढ़ नहीं पाती है। और फिर जब एक थ्योरी अमितेश जी, बन देखिए, जाती है, तो फिर उसके लिए ऑब्जर्वेशंस की तैयारी की जाती है। अमितेश जी, एक सवाल इसमें पैदा होता है। जब हम थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की बात करते हैं, आइंस्टाइन हाँ। की थ्योरी, तो उसमें क्या इस तरीके के इंडिकेशन थे, या उसका एक कोई हम कह सकते हैं कि वो दिखा रहा था कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करेंगे? बिल्कुल, देखिए जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी, या उसको हम कहते हैं एक सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जो कि जिसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उसका सबसे पहले आप देखिए कि जो ग्रेविटी है, उसमें ग्रेविटी को दूसरे तरीके से समझा गया है। हम ग्रेविटी को एक फ़ोर्स की तरीके से समझते हैं कि वो एक बल है। उसमें ग्रेविटी को 4 डायमेंशन, जैसे कि हम एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, जिसको हम 3 आयामी कहते हैं। आप उसको मैथमेटिक्स में एक्स, वाई, ज़ेड लिख लीजिए, या अगर अपने आप घर में कहते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और उसकी गहराई की बात कर लीजिए, तो हम एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि अगर आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन पूरे ब्रह्मांड का करना है एक दूसरे के सापेक्षता में, तो आपको 4 डायमेंशन की ज़रूरत होगी। उसके बाद की कुछ और भी थ्योरी हैं, जिनमें कि बहुआयामी ब्रह्मांड की बात होती है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं। तो आपकी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें सिंगुलैरिटी एक बाई प्रोडक्ट के रूप में आ रहा था, और जिसको समझने के लिए इवन आइंस्टाइन की भी बहुत सारी ऐसी व्याख्याएँ हैं
कि या तो वो उसको नहीं समझ पाए थे पूरी तरह से, या वो उस पे विश्वास नहीं करते थे, या हम ये कहें कि इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी उस समय, उनके समय में नहीं हो पाई थी। सर लेकिन एक सिंगुलैरिटी इस सापेक्षता सिद्धांत में आती है। सर सिंगुलरिटी का आपने जिक्र किया। सिंगुलरिटी अगर कॉमन आदमी के लिए हम बात करें, मेरे जैसे आम आदमी के लिए अगर हम बात करते हैं, तो सिंगुलरिटी क्या होती है? क्या कहा जा सकता है सिंगुलरिटी देखिए को? कैसे? मैथमेटिक, हाँ, इसको समझने के लिए आप ऐसे देखिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसको हम कहते हैं बल होता है, जिसकी जैसे कि न्यूटन ने सबसे पहले उस चीज़ को एक तरह से समझने की कोशिश की, वो हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो अगर कोई भी 2 बॉडी हैं, तो वो आपस में एक अट्रैक्शन का फोर्स लेके जॉइन करना चाहेंगी। तो प्रश्न ये उठता है कि जो अगर हम इस तरह के बहुत सारे कणों को लें, ठीक है? जैसे कि आप तारे की बात कर लीजिए, अगर तारे में आप बाकी आउटवर्ड फ़ोर्स को कैंसल कर दें और केवल एक उसका एक इनवर्ड फ़ोर्स हो अंदर की तरफ जाने वाला, तो उसमें कोलैप्स होने लगेगा। वो तारा कोलैप्स करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि किस हद तक वो कोलैप्स करेगा, कितने हद तक वो अंदर तक जाएगा? ग्रेविटी अगर है, तो इसको रोकने की किसी में क्षमता नहीं है। ऐसा कोई फ़ोर्स नहीं है जो कि उसको रोक सके। अगर वो तारे में से जो अभी फ़ोर्स हैं, जैसे सन में अभी अगर आप कहें तो ग्रेविटी बैलेंस की जाती है रेडिएशन प्रेशर से। अगर आप उस रेडिएशन प्रेशर को हटा दें, तो क्या होगा कि वो कोलैप्स करना शुरू करेगा। तो जो बहुत भारी तारे होते हैं, जब उनमें कोलैप्स की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जब वो बर्नआउट हो जाते हैं, अपनी एंड स्टेज पर आ जाते हैं, तो उसको रोकने की क्षमता किसी भी फ़ोर्स में नहीं है, और इसलिए प्रश्न ये उठता है कि वो कितने अंदर तक जाएगी? उसका आंसर यही है कि वो एक सिंगुलर पॉइंट पर जाएगी, एक सिंगुलैरिटी पर जाएगी। और यही बात हम अपने ब्रह्मांड के बारे में भी कहते हैं, जिसमें कि बिग बैंग थ्योरी आती है। हम कहते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक्सपैंड कर रहा है, वो एक्सेलरेशन स्टेज में है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर हम समय में पीछे जाएँ, तो वो क्या एक्सीलरेशन पहले एक किसी पॉइंट पे जाके रुका था, जिसको कि हम बिग बैंग कहते हैं। तो सिंगुलैरिटी ब्रह्मांड के थ्योरी को समझने के लिए भी आती है, और ब्लैक होल को समझने के लिए भी आती है। तो सिंगुलैरिटी का यही मतलब है कि एक अत्यधिक इनफाइनाइट अनंत घनत्व वाला एक ऐसा स्पेस और टाइम में एक एरिया है, एक जगह है, जो कि एक इतना ज़्यादा उसमें घनत्व हो जाता है जितना कि और कहीं नहीं आपको मिल सकता। अमदेश जी, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था। जैसे जब हम बात करते हैं पेनरोज की, तो कैसे राय चौधरी इक्वेशंस का क्या कनेक्शन है? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? इस बारे में बताइए। हाँ। तो मैंने कहा कि ये जो सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी समय से था। लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई गणितीय प्रकार नहीं था, उसका कोई मैथमेटिकल फ़ॉर्मूलेशन एग्ज़िस्ट नहीं किया। प्रोफ़ेसर राय चौधरी मैथमेटिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और वन ऑफ द वेरी प्रोफिशिएंट मैथमेटिकल साइंटिस्ट आई वुड से। और फिजिक्स में मैथमेटिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और उन्होंने मैथमेटिक्स में उनकी एक प्रॉब्लम समझना चाह रहे थे कि अगर ये हम इस तरह से यूनिवर्स में अपने ब्रह्मांड में जाएं, और जहाँ पर इस तरह की बहुआयामी, या मैं कहूँ कि स्पेस और टाइम का जो मिलान है, जो कर्वेचर है स्पेस और टाइम का, वहाँ पर प्रकाश का जो बिहेवियर होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? वो उसको समझना चाहते थे गणित के रूप में। तो उन्होंने कहा कि चलिए, अगर हम एक फ्लो का इक्वेशन बनाते हैं, तो उन्होंने उस फ्लो को उन्होंने समझा पहली बार, मैथमेटिकल रूप में उसको दिया। लेकिन उसका एप्लीकेशन तुरंत ब्रह्मांड के तरीकों में, कॉस्मोलॉजी जिसको कहते हैं, कि कॉस्मोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिया, लेकिन उसके इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस तुरंत बनने लगे, क्योंकि उन्होंने पहली बार एक जनरल इक्वेशन दिया। ये भी एक बहुत समझने की बात है कि उसका जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कोई खास लेना देना नहीं था। उन्होंने केवल एक ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन की, एक ज्यामिति कल्पना की, जिसका कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में दिया, और उसके एप्लीकेशंस हर जगह लगने लगे। तो इसका अब कनेक्शन ये उठता है कि जब ये फाउंडेशन एक टूल के रूप में तैयार हो गया, कि जहाँ कहीं भी स्पेस टाइम में कर्व होगा, जिसको कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटी के रूप में मैनिफेस्टेशन किया जाता है। ग्रेविटी कुछ नहीं है, स्पेस टाइम का एक कर्वेचर है। तो अगर आप एक फैब्रिक मान लीजिए, कोई कपड़ा है, और उस पे आप कोई भार रख दीजिए, तो वहाँ पर वो झुक जाएगा उस जगह पर जहाँ पर कि आपने भार रखा। इसको हम कहते हैं कि ये स्पेस टाइम कर्वेचर है। ब्रह्मांड के अगर आप स्वरूप में उसको देखें,
तो उसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर हम इस भार को बढ़ाते रहें तो वो कर्वेचर भी बढ़ता रहेगा। मान लीजिए कोई कपड़ा है, उस पर हम ज़्यादा भार डाल दें तो वो ज़्यादा नीचे झुक जाएगा। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अगर यहीं पर एक सिंगुलरिटी डाल दी जाए तो वो जो स्पेस टाइम है वो रैप कर जाएगा उसी के चारों तरफ, ठीक है, जिसको कि अब आप ब्लैक होल कह सकते हैं। ऑलराइट। तो राय चौधरी का इक्वेशन वो पहला इक्वेशन माना जाता है फिजिक्स में जिन्होंने कि सिंगुलैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझा कि पार्टिकल का मोशन, या अगर हम कहें लाइट का जो पाथ होगा वो क्या होगा। और वो आगे जाके रोजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग ने इसको डेवलप किया इवेंट होराइजन के तरीके से कि ब्लैक होल में एक इवेंट होराइजन होगा जिसके कि बाहर कोई इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती। अगर आप इवेंट होराइजन के अंदर चले गए तो आपका अंत हो गया, आप उससे कभी बाहर नहीं आ सकते। कोई इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर से नहीं आ सकती है, क्योंकि उसका कारण ये हुआ कि जब स्पेस टाइम आपका कर्व हो गया तो टाइम का जो डायरेक्शन है वो हमेशा अंदर की तरफ हो गई, टुवर्ड्स द सिंगुलैरिटी, और इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन वहां से बाहर नहीं निकली। तो अब आप इसका कनेक्शन समझिए कि राय चौधरी का इक्वेशन एक फंडामेंटल इक्वेशन था जिसकी की जरूरत काफी समय से थी लोगों को ब्लैक होल को समझने के लिए, और वो इक्वेशन उन्होंने दिया। और उसी के लगभग 10 साल के बाद इन्होंने ये इक्वेशन 1955 में पब्लिश किया, और 1965 के आसपास रोजर पेनरोज एंड हॉकिंस ने राय चौधरी के इक्वेशन को यूज करके ब्लैक होल की फॉर्मेशन के बारे में बताया कि ब्लैक होल कैसे फॉर्म हो सकते हैं, जिसके लिए कि नोबेल प्राइज दिया गया है। सर एक और चीज मैं समझना चाह रहा था, जैसे आपने कहा स्टीफन हॉकिंस और पेनरोज ने दोनों ने मिलकर इवेंट हॉरिजन वाली जो बात कही आपने कि इसमें यानी इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है, यानी लेकिन उसमें हॉकिंस रेडिएशन की भी बात की जाती है कि वहां से जो है अगर हम बात करें किसी तरीके से, इसमें एक तर्क ये भी दिया गया कि अगर हम दुनिया के जितने फंडामेंटल लॉज हैं उनको उसी में डाल दें तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हैं। तो उसको यानी एक्सप्लेन करने के लिए जो दूसरा तरीका नहीं, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या चीजें थी वो, ये हॉकिंस रेडिएशन भी इससे जुड़ता है? देखिए, अब ये मैटर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आप कौन कौन सी उसमें कंडीशंस लगाते हैं ब्लैक होल्स में। ब्लैक होल सारे एक तरह के नहीं होते हैं, उनकी भी वैरायटीज हैं। कुछ लो मास ब्लैक होल हैं, कुछ मीडियम मास ब्लैक होल हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा मास के ब्लैक होल हैं, उसमें कुछ रोटेटिंग ब्लैक होल हैं, कुछ नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल्स हैं। तो हॉकिंग रेडिएशन की जब आप बात करते हैं तो वो उसको फर्दर उसमें स्पेक्ट्रम, या आप कहें कि डीपर में जाता है कि क्या ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसी भी हम कोई कंडीशन बना सकते हैं ब्लैक होल में कि वहां से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सके। तो हॉकिंग रोटेशन उस कॉन्टेक्स्ट में आता है, हालांकि वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। ये जो नोबेल प्राइज है वो केवल इस बात के लिए है कि ब्लैक होल की परिकल्पना को एक मूलभूत आधार जो रोजर पेनरोज की थ्योरी ने दिया, और उसके बाद जो बाकी दो लोग हैं जिन्होंने ऑब्जर्वेशनली उसको वेरीफाई किया अपनी आकाशगंगा में कि ब्लैक होल वहां पर है। सर एक आखिरी सवाल है, जब हम कहते हैं अपनी आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल है तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, किस तरीके का क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, वैसे तो हर गैलेक्सी ऐसा माना जाता है कि हर आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल है। ब्लैक होल जैसे मैंने बताया कि कई तरह के होते हैं। कुछ स्टेलर मास ब्लैक होल होते हैं, मतलब कि अगर उनका द्रव्यमान या मास कहें 10 या 20 गुना है सन के द्रव्यमान का, तो सन के मास का, तो इनको हम लो मास ब्लैक होल कहते हैं। आकाशगंगा के जो सेंटर में ब्लैक होल है वो लगभग 40 लाख सन के मास के बराबर है, 40 लाख सन के मास के बराबर है, और सिंगुलैरिटी में है, मतलब कि उसका आकार सन के साइज से भी बहुत छोटा है। तो मिल्की वे में इस ब्लैक होल को हम वैसे तो सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं, लेकिन ये उतना मैसिव नहीं है। जितना कि अगर आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले M87 नाम की गैलेक्सी का पहला इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जो नाम है, उससे पहली इमेज जो प्राप्त हुई थी M87 में, उसका जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो इस अपनी आकाशगंगा के ब्लैक होल से लगभग 1500 गुना ज़्यादा भारी है। तो इसलिए उस इमेज को सबसे पहले बनाया गया था। मिल्की वे में जो हमारा ब्लैक होल है उसके चारों तरफ जो तारे हैं उनकी जब गति का अध्ययन किया, ये इसी नोबेल प्राइज का हिस्सा है, बाकी जो दो लोगों को मिला, उन्होंने जब उसकी डायनेमिक्स का स्टडी किया तो उनको पता चला, हालांकि ब्लैक होल को हम देख तो सकते नहीं हैं,
लेकिन उसको ग्रेविटी के माध्यम से तारों की गति में वो तारे उसको महसूस कर रहे थे। अब उनकी क्योंकि गति जब जो सीधे-सीधे नियम हैं, केप्लर्स के सिद्धांत हैं और भी जो भी जनरल रिलेटिविटी के हैं, वो उसको प्रूव कर रहे थे। तो इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहली बार किसी ने अपनी ही गैलेक्सी में उस ब्लैक होल को बिल्कुल प्रमाणित किया और बड़े ही अच्छे तरीके से प्रमाणित किया। इसलिए ये पुरस्कार दोनों लोगों को दिया गया है, बताने के लिए भी कि ब्लैक होल हो सकते हैं और उसको प्रूव करने के लिए भी। अमितेश जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। और इतना कॉम्प्लिकेटेड विषय है, उसको सही यानी सहज शब्दों में समझाने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस बार का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है उसका भारत से क्या कनेक्शन है। तो वो बड़े सरल शब्दों में हमारे साथ जो साइंटिस्ट जुड़े थे उन्होंने बताया। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।